हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जाएंगे कुछ 40 क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन हम अपडेटेड इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग करेंगे, जिसके कुछ शॉर्ट्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Question number 1. Under the Income Tax Act 2025, what is the new monthly exemption limit for children education allowance पर चाइल्ड? मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन के लिए अलाउड होता है? 2 चिल्ड्रन के लिए। तो पहले कितना था? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग कितना है? 3000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक चीज ध्यान रखना, जब तक एग्जाम में ये ना लिखा हो इनकम टैक्स एक्ट 2025, तब तक अभी इस एग्जाम के लिए आप पुराने वाले मेथड से ही सोल्व करेंगे। अगर लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 2025 तो आप लिखोगे 3000। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पूछा हुआ है, 1961 लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। क्लियर है? क्योंकि अभी कंफ्यूजन रहेगा, बाकी डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर वो कौन सा आंसर एक्सेप्ट करता है, बट बाय डिफॉल्ट हम ये लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो रूल्स है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के, ये 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है। तो ऑब्वियसली अगर एक्ट मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट अभी पुराने ही तरीके से ही आंसर करेंगे। तो अगर एक्ट 2025 लिखा हुआ है तो आंसर होगा 3000। नहीं लिखा हुआ है या 1961 लिखा हुआ है तो आंसर क्या होगा? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the revised monthly exemption for hostel expenditure allowance per child under the new income tax rule 2026? आपको पता है एक्ट 1961 चल रहा था पहले, और हर साल हर फाइनेंशियल ईयर के लिए नए रूल आते थे। अब आपका एक्ट चलेगा 25 और हर साल नए रूल आते रहेंगे। तो ये भी न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग ही पूछा है, तो कितना होगा? 9000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक चीज ध्यान रखना, पहले एजुकेशन अलाउंस कितना था? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। और हॉस्टल अलाउंस कितना था? 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। यानी कि इसका 3 गुना था, अभी भी 3 गुना है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3000 है, उसका 3 टाइम्स यानी कि 9000 हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. The Income Tax Act 2025 include which of the following city in the 50% of HRA exemption category? देखिए पहले जो है क्या रूल होता था कि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जो आपको एचआरए रिसीव्ड हुआ है, उसके अलावा 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, और नेक्स्ट क्या होता था? 40 और 50%। 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई के लिए 50%, बाकी सबके लिए क्या था? 40%। इन तीनों में से जो भी एग्जेम्प्टेड मिनिमम होता था वो क्या होता था? एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट में 4 सिटी और ऐड कर दी है, यानी कि टोटल 8 सिटी हो गई है। कौन सी सिटी ऐड करी है? पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद एंड अहमदाबाद। यानी कि जो 50% है अभी 8 सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो आपका क्या हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? पहले 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अब उसमें 4 और ऐड कर दी हैं, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद एंड अहमदाबाद। इनमें भी 50% आपका चार्ज रेट एप्लीकेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 4. अंडर द न्यू टैक्स रेजिम सेक्शन 202 ऑफ द एक्ट 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू? 202 में क्या कहा गया है? 202 में ये कहा गया है कि जो अलाउंसेस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस वगैरह, ये जो मोस्टली अलाउंस है, ये जो है आपके एग्जेम्प्ट होंगे सिर्फ ओल्ड रिजिम में। न्यू रिजिम में ये एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, यानी कि दीज एग्जेम्पशन आर जनरली ओनली अलाउड अंडर ओल्ड रिजिम। न्यू रिजिम में इनको टैक्सेबल किया जाएगा, एग्जेम्प्टेड की जो लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। Question 5. What is the new tax-free limit for non-cash gift? Non-cash gift
वाउचर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन अ ईयर एज पर 2025 कितना है 15,000 और एज पर 1961 जो हमारा एक्ट था उसके अकॉर्डिंग 5,000 यानी कि 5,000 के अगर नॉन कैश गिफ्ट या वाउचर मिलते थे एम्प्लॉयर से तो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स थे। अब कितने हैं 15,000। मैं अभी आपको आंसर बता रही हूँ 2025 के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? लेकिन अगर आपको देखो यहाँ ये कुछ क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजिंग वाले हैं। नॉन कैश गिफ्ट आइटम, अब इसमें दोनों आंसर कर सकते हैं 5,000 भी और 15। तो मैं तो बार बार सजेशन यही दूंगी कि अगर 2025 क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो 2025 के अकॉर्डिंग आंसर कर लो। अगर 2025 नहीं लिखा हुआ है तो ओल्ड के अकॉर्डिंग। जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो आंसर क्या लेना चाहिए? अभी मैं आपको अपडेट करा रही हूँ इसलिए मैंने आंसर क्या रखा है 15। एग्जाम में ध्यान रखना कंफ्यूजिंग होता है। अभी जब चेंजेस होते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब एग्जाम देते हो तो ज्यादा वो कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आंसर वो एक्सेप्ट करता है। तो 2025 लिखा है तो आंसर क्या होगा 15 और अगर नहीं लिखा है तो आंसर क्या होगा 5,000। 6 for a car with an engine capacity exceeding 1.6 liter, what is the new monthly perquisite value of personal use excluding driver as per 2025? कर रही हूँ उसको as per 2025। तो as per 2025 के अकॉर्डिंग अगर 1.6 सीसी से ज्यादा है तो 7,000, उससे कम है लेस देन 1 सीसी है तो ये है 5,000। और ओल्ड में ये तो न्यू के अकॉर्डिंग है, ओल्ड के अकॉर्डिंग 2,400 अगर ग्रेटर देन 1.6 सीसी है और लेस देन 1.6 सीसी है तो 1,800। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, अगर एज पर 25 भी ना लिखा हो तो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर भी। ठीक है? और लेकिन मैं आपको आंसर किससे करा रही हूँ क्योंकि मैं अपडेट करा रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ दोनों चीजें मैं कंपेरेटिव करा रही हूँ लेकिन अभी मैं अपडेट करा रही हूँ सारे आंसर में 2025 की अपडेट के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड अ ड्राइवर ऑफर फॉर अ कंपनी कार व्हाट इज द फिक्स मंथली परक्यूजेट 2026? इसमें तो लेटेस्ट ही पूछा है तो कितना होगा 3,000। पहले कितना होता था 900 पर मंथ, अब है 3,000 पर मंथ। नेक्स्ट, free meals provided by the employer during working hour exempted up to what value per meal? फिर से आंसर में बता रही हूँ 2025 क्योंकि मैं करा रही हूँ आपको अपडेट। पुराने में 50 रुपीज पर मील था ओल्ड में, और न्यू में क्या है ये चीज 200 रुपए 200 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 डिफाइन परक्यूजेट? इनकम टैक्स एक्ट 2025 में परक्यूजिट कौन डिफाइन कर रहा है? सेक्शन 17। पहले भी 17 था लेकिन साथ में उसमें क्या था सब सेक्शन। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में परक्यूजिट के बारे में बताया गया था और अब एक्ट 2025 में किसमें बताया गया? सेक्शन 17। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर आर नॉट टैक्सेबल एज अ परक्यूजिट इफ एग्रीगेट टर्नओवर लोन डज नॉट एक्सीड। अगर एग्रीगेट टर्नओवर लोन एक्सीड नहीं होता, अगर लोन है, अगर मैं 1961 के अकॉर्डिंग कहूँ तो आंसर क्या होगा 20,000। और 2025 एक्ट के अकॉर्डिंग करूं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 लाख। तो मैं आपको क्वेश्चन में ऐड कर रही हूँ एज पर 2025। अगर मैं कहती हूँ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर are not taxable as a perquisite if aggregate loan amount does not exceed। आंसर एज पर 2025 तो 2 लाख होगा और अगर 2025 नहीं लिखा है तो कितना आंसर होगा 20,000। सॉरी एक जीरो यहाँ पे छोड़ दिया मैं 20,000। तो बार बार बोल रही हूँ आपको क्या करना है, अगर लिखा है आंसर में 2025 तो लेटेस्ट के हिसाब से करना, वरना पुराने तरीके से ही आपको आंसर देना है। तो अगर मैं 2025 कर देती तो आंसर हो जाएगा डी 2 लाख। अगर मैं 2025 हटा देती हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है? तो मैं दोनों तरीके से आपको आंसर बताती चलती हूँ, पुराने तरीके से भी और नए तरीके से भी। लेटेस्ट के हिसाब से 2 लाख है और ओल्ड के हिसाब से लेस। लेकिन अगर 2025 लिख देते हो आप तो 2025 में आंसर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। और कुछ नहीं लिखा हुआ है या 1961 लिखा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा 20,000। The perquisite value of use of movable asset other than laptop and computer owned by the employer। अगर आपको perquisite मिला हुआ है काइंड में लैपटॉप और कंप्यूटर को छोड़ के कोई और चीज, लैपटॉप और कंप्यूटर की वैल्यू क्या होती है, इसके अलावा अगर कुछ और मिला हुआ है तो चार्जेबल होगा वो 10% ऑफ द वैल्यू, यानी कि उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 10%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, exemption for house rent allowance HRA is calculated based on section 10 subsection 30A of 1961 act, which is moved to which structure in 2025 act। पहले जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 था वो किसमें आ गया है, क्या उसके एचआरए के बारे में क्या कहा है, तो जो 2025 उसमें एचआरए में कहा है शेड्यूल फ्रॉम इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the new tax regime the employer contribution to which fund is still deductible under section 124। यानी कि जो न्यू टैक्स regime है उसमें सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो है सेक्शन 124 है और 1961 के अकॉर्डिंग 80 CCD है जो कि न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है। आपको पता है 80C टू 80U की मैक्सिमम डिडक्शन जो है ओल्ड रिजीम में अलाउड है, न्यू रिजीम में अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी डिडक्शन है जो न्यू रिजीम में भी अलाउड है, उनमें से एक है 80 CCD एज पर 1961 and section 124 as per income tax act 2025। तो वो क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एनपीएस का जो शेयर है वो अभी भी डिडक्टेबल है न्यू रिजीम में भी और ओल्ड में भी। नेक्स्ट, under the new income tax act 2025 which term replace the concept of assessment year। पहले होता था असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में कैलकुलेशन करते हैं, प्रीवियस ईयर जिस ईयर की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए इसको रिप्लेस कर दिया गया है टैक्स ईयर, यानी कि जिस साल के आप टैक्स की कैलकुलेशन करें वो है टैक्स ईयर, बाकी कंसेप्ट में भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 15, what is the total number of section in the simplified income tax act 2025 compared to 1961। 1961 में हमारे थे 819 सेक्शन और 2021 में 25 में सॉरी सेक्शन है 536। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज जनरली टैक्सेबल अंडर विच हेड। सबलेटिंग मतलब मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को लेट कर दी, लेट आउट, और बी ने आगे किसी और को लेट आउट कर दी, सी को। तो जो सी से बी को जो रेंट मिल रहा है वो क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबलेटिंग से जो इनकम आएगी वो क्या होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, when a parent's income is clubbed with a minor child income the parents is eligible for an exemption up to। अगर पेरेंट्स की इनकम, आपको पता है क्लबिंग ऑफ इनकम का कंसेप्ट होता है जिसमें कि पेरेंट्स यानी कि मदर और फादर में से जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसमें माइनर चाइल्ड की इनकम को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐड करने के साथ साथ एग्जेम्पशन भी मिलती है। वो एग्जेम्पशन कितनी मिलती है, 1500 रुपीज पर चाइल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, for the purpose of capital gain what is the unified holding period of long term classification of all listed security। देखिए जो लिस्टेड सिक्योरिटी होती है उसका लेस देन 12 मंथ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मोर देन 12 मंथ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और अनलिस्टेड के लिए, किसके लिए था, लिस्टेड। अगर अनलिस्टेड है, सिक्योरिटी कैसी है, अनलिस्टेड है, तो फिर लेस देन 24 मंथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और मोर देन 24 मंथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो यहाँ पे लिस्टेड है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द न्यू टैक्स regime which of the following deduction is still allowed।
आपको पता है 80 टू 80 ml, तो पहले क्वेश्चन आया था उसी टाइप, वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा हुआ है। 80C अलाउड नहीं है, 80D अलाउड नहीं है, 24B इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है, सिर्फ एनपीएस अलाउड है न्यू टैक्स रेजिम में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिए जो 24B में इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी जिसकी लिमिट 2 लाख थी, 2 लाख तक इंटरेस्ट और 2 लाख विच एवर इज लोअर आप क्लेम करते थे, वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो न्यू टैक्स रेजिम में। इसको सिर्फ किसमें कर सकते हो? ओल्ड में। लेट आउट का आप कर सकते हो न्यू रेजिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the section of default tax regime new regime under income tax act 2025? देखिए डिफॉल्ट टैक्स regime जो न्यू regime थी उसका सेक्शन था 111, मतलब 115 BAC 1961 में। अब इसको रिप्लेस कर दिया है और क्या बना दिया है? सेक्शन 202 202। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओल्ड में यानी कि 1961 में 115 BAC था और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या है? 202। नेक्स्ट, which new form replaced the erstwhile forms 15G and 15H for self declaration of nil TDS? देखिए पहले क्या होता था, 15G और 15H जो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता था उस पे टीडीएस ना कटे, नील टीडीएस हो, उसके लिए फॉर्म फिल करने पड़ते थे। दोनों की कंडीशन अलग अलग थी, लेकिन अब इन दोनों की जगह पे एक ही फॉर्म बन गया है और एक फॉर्म को रिप्लेस करके क्या बना दिया गया है? फॉर्म नंबर 120। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होता था ये? 121 न्यू यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर ऑल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन टू प्रिवेंट टीडीएस व्हेन देयर टोटल इनकम इज बिलो टैक्सेबल लिमिट। यानी कि आप क्या है, टीडीएस काटने से पहले फॉर्म फिल करके ये बोलते थे कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, यानी कि टैक्सेबल इनकम नहीं बनेगी तो उस पर टीडीएस ना काटे, क्योंकि अगर टीडीएस कट जाता है तो आपको रिटर्न फाइल करके फिर रिफंड लेना होता है, और अगर आप ये फॉर्म फिल कर दोगे तो बैंक टीडीएस काटेगा ही नहीं। Under the Income Tax Act 2025, the annual TDS certificate for salary employed. देखिए पहले फॉर्म 16 मिलता था एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट में उसको चेंज करके बना गया है फॉर्म 30 सैलरी एम्प्लॉयड के लिए। जो सैलरी एम्प्लॉयड है, सैलरी एम्प्लॉयड के लिए फॉर्म 130, और नॉन सैलरी के लिए, नॉन सैलरी एम्प्लॉयड के लिए ये है 131। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच फॉर्म इज द न्यू चालान कम स्टेटमेंट? पहले क्या होता था कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप बायर, जो सॉरी सेलर है, सेलर का टीडीएस काट के बायर सबमिट करता था। तो ये कुछ फॉर्म्स होते थे रेंट के लिए, रेंट आप पे करो उसमें से टीडीएस कट करो, अलग अलग फॉर्म थे हर अलग अलग सिचुएशन के लिए, लेकिन अब इनको कंबाइन करके एक ही फॉर्म बना दिया गया है, फॉर्म 141। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि पहले से सिंप्लीफाई कर दिया, आपको ये नहीं देखना कि कौन सी सिचुएशन है, रेंट है तो कौन सी है, प्रॉपर्टी सोल्ड की सिचुएशन है तो कौन सा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल हो या रेंट हो, दोनों के लिए एक ही चलान है जिसको बोलते हैं 141, फॉर्म 141। What is the new deadline for filing quarterly TDS return for non government director? अगर नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर है तो पहला क्या है, अप्रैल से लेके, यू कैन से अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून, जो जून तक का टीडीएस करता था उसके लिए नेक्स्ट मंथ की 31st लास्ट डेट, लास्ट डेट जो है उस मंथ की वो है 31 जुलाई, 30 जुलाई जो भी है, जो भी नेक्स्ट क्वार्टर की 31st ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, वो क्या हो जाएगी आपकी डेडलाइन टू फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न। नेक्स्ट, question number 25. Under the new tax regime, section 115 BAC for assessment year, what is the maximum deduction allowed for interest on a home loan for self occupied? अभी आपको पता है सेल्फ ऑक्युपाइड पे न्यू रिजीम में कुछ नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओल्ड रिजीम में 2 लाख मिलेगा, न्यू रिजीम में कुछ नहीं मिलेगा। Question number 26. An individual sold an unlisted share in March 2026 that was purchased in January. जनवरी में खरीदे थे 25 में और मार्च में बेच दिए। 24 महीने से कम का टाइम पीरियड है, तो इसको क्या बोलोगे आप? शॉर्ट टर्म कैपिटल। काउंट कर लेना, ऐसा कुछ आएगा 14 महीने के आसपास, 14 महीने यानी 24
महीने से कम है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको अनलिस्टेड के बारे में मैंने बताया। Next question. Under the updated provision, what is the tax rate for short-term capital gain on shares where STT has been paid? अगर एसटीटी पेड किया गया है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया गया है और अर्निंग 1.25 लाख से ज्यादा है, तो कितना टैक्स दोगे आप? 12.5 की 20% की 1.5 कितना दोगे? सॉरी, शॉर्ट टर्म की बात है, मेरे भी लॉन्ग टर्म मेरे दिमाग में आ गया। शॉर्ट टर्म में तो सीधा सीधा कितना होता है? 20%। शॉर्ट टर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं होती। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एसटीटी पेड गया था 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अगर एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे नहीं किया गया है तो एज पर स्लैब रेट, यानी कि आपकी इनकम में ये वैल्यू ऐड हो जाएगी और जो भी आपकी स्लैब एप्लीकेबल होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स है वो चार्ज होगा। ये 1.2 लाख जो 1.25 है ये लॉन्ग टर्म के लिए था। लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख तक एग्जेम्प्टेड है और उसके बाद कितना लगता है? 12.5%। शॉर्ट टर्म में फ्लैट 20% एसटीटी पेड है, एसटीटी पेड नहीं है तो एज पर टैक्स स्लैब रेट, यानी कि आपकी इनकम में वो ऐड होगा। जो भी टैक्स स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही होगी नॉर्मल सिनेरियो में वैसे ही टैक्स कैलकुलेट होगा। पहले ये क्या था? 15% था, उससे इंक्रीज करके कितना कर दिया गया था? 20। और कब से इफेक्टिव हुआ है? जुलाई 2024 से 20% लग रहा है। For property acquired after July 23, 2024, what is long term capital gain? अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर किया है जुलाई 23, 2024 के बाद तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अगर इससे पहले यानी कि आपने जुलाई 23, 2024 से पहले कोई प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की है, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर, तो उसमें आप दोनों ऑप्शन से कैलकुलेशन करेंगे। विदाउट इंडेक्सेशन अगर करते हो तो वो है 12.5%, और विद इंडेक्सेशन करते हो तो वो हो जाता है 20%। ठीक है, टैक्स रेट। तो दोनों में से अभी ऑप्शन अवेलेबल था पहले वाली प्रॉपर्टी के लिए कि भाई दोनों में से जिससे भी टैक्स कम आएगा आप टैक्स पे करोगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपने जुलाई 23, 2024 के, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड की? जैसे आप प्रॉपर्टी सोल्ड करके एक हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड करके दूसरी हाउस प्रॉपर्टी बाय करते हो, उसे सोल्ड करने से 1 साल पहले या सोल्ड करने के 2 साल के बाद, या लैंड लेके कंस्ट्रक्शन कराते हो 3 साल में, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? जितना आप यूज कर लोगे बाय करने में और कंस्ट्रक्ट करने में, तो वो आपकी क्या होती है? एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होती है। इसी तरह से एक आपके ऊपर होता है कैपिटल गेन बॉन्ड। कैपिटल गेन बॉन्ड का क्या होता है? जब आपको ट्रांसफर का पैसा मिला है, यानी जब आपने सेल की है, आपको ट्रांसफर का पैसा मिला है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर, लेस देन 6 मंथ में, मैक्सिमम पीरियड है 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो पैसा इन्वेस्ट कर देना है। और आपको कितना एग्जेम्पशन मिलता है उसके लिए? 50 लाख का। नेक्स्ट, a professional doctor or engineer can opt for section 44 ADA। 44 ADA के लिए वो कब एलिजिबल हो जाता है, ऑप्ट कर सकता है? जब उसकी जो इनकम है, ग्रॉस रिसिप्ट है, जो उसकी ग्रॉस रिसिप्ट है वो 75 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 95% और उससे ज्यादा पेमेंट वो कैसे ले? डिजिटल मोड से। कैश लेगा तो नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a loss from a speculative business can be set off against। अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हुआ है तो उसको सेट ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही कर सकते हैं, और कहीं से सेट ऑफ वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
दोनों से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following laws cannot be carry forward if the return is filed after due date? अगर आप रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो जो बिजनेस लॉसेस है उसको आप फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है इसको आप क्लेम कर पाओगे, फॉरवर्ड कर पाओगे, बट बिजनेस लोन लॉस जो नॉन स्पेकुलेटिव है उसको नहीं कर पाओगे अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो। क्वेश्चन नंबर 34, इफ मिस्टर ए ट्रांसफर द राइट टू रिसीव रेंट, अगर मिस्टर ए रेंट रिसीव करने का जो अपना अधिकार है वो अपनी फ्रेंड को दे देता है, बट रिटेन ओनरशिप ऑफ द शॉप, ओनरशिप अपने पास ही रखता है, तो अगर ओनरशिप उसी के हाथ में है तो टैक्सेबिलिटी भी उसी के हाथ में होगी, उसके फ्रेंड के हाथ में चाहे रेंट आ रहा है तब भी वो उस पर टैक्स देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। Question 35. In which of the following case is a minor income not clubbed with the parent income? इनमें से किसमें माइनर की इनकम पेरेंट की इनकम में क्लब नहीं होगी? इनकम अर्न बाय माइनर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी से सफरिंग बच्चे ने अर्न किया है, बच्चे ने मैनुअल वर्क से अर्न किया है, बच्चे ने स्पेशल टैलेंट और स्किल से अर्न किया है, इन तीनों ही केसेस में क्लब्ड नहीं होगी, उसकी रिटर्न जो है इंडिविजुअली फाइल होगा, इंडिपेंडेंटली टैक्स किया जाएगा माइनर को। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एग्रीकल्चर इनकम, इनमें से किसको एग्रीकल्चर इनकम में कंसीडर किया जाएगा? इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म नहीं किया जाएगा, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर नहीं किया जाएगा, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग नहीं किया जाएगा, किसको किया जाएगा? रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम सबलेटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 37. An individual is considered a resident of India if they satisfy which of the following basic condition? एक इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया तब बनता है जब ईदर वन ऑफ द बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है। कौन सी होती है वो? स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और अब क्या होगा वर्ड नए टैक्स ईयर स्टे इन इंडिया 16 इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन द 4 प्रेसिडिंग ईयर, यानी कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसको छोड़ के उसके पिछले 4 सालों में वो 365 दिन रहा हो और पिछले साल में 60 दिन रहा हो, इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से जो भी वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाता है? दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करके रेजिडेंट इन इंडिया। बट पहली सेकंड कंडीशन के कुछ एक्सेप्शन है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 3 सिचुएशन होती है जिसमें कि सेकंड कंडीशन अवेलेबल नहीं है, यानी कि 182 डेज वाली कंडीशन ही सिर्फ अवेलेबल है। पहली कंडीशन, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, परमानेंटली कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है। सेकंड, इंडियन क्रू मेंबर, इंडियन क्रू जो है शिप है उसका मेंबर बनता है, उसके लिए भी 182 डेज, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में घूमने आया है उसके लिए भी 182 डेज सेटिस्फाई करना नेसेसरी, यानी कि बाकी लोग दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करके रेजिडेंट बन सकते हैं, लेकिन इन तीनों को 182 डेज और मोर की कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल 3 कैटेगरी ROR, RNOR, NR? कौन से इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल होगी? इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बैंक में फिक्स डिपॉजिट बन रहा है तो ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। इंडियन कंपनी से टैक्सेबल हो रहा है, यानी कि इनकम एक्रू और एनराइज ऑल के लिए, तीनों के लिए टैक्सेबल है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस, कंट्रोल फ्रॉम मुंबई, कंट्रोल फ्रॉम मुंबई है तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन दोनों के लिए ये टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन श्रीलंका, ये सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, तो उसने पूछा तीनों के लिए, तो तीनों के लिए कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, सी तो 2 के लिए था, स्लिप ऑफ टंग। ऑप्शन नंबर बी, तीनों के लिए मैंने यहाँ लिखा भी है, ऑल तीनों के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कई बार इस तरह से गड़बड़ हो जाती है, एग्जाम में भी हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? इनमें से कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं है? डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी होगी, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड ये भी अदर है, मंथली पेंशन रिसीव बाय द रिटायर एम्प्लॉय ये सैलरी में आएगी, रिटायर एम्प्लॉय है, ग्राउंड रेंट फॉर रेंट लैंड ये भी अदर में है। अगर ये रिटायर्ड एम्प्लॉय की जगह उसकी फैमिली मेंबर, उसकी डेथ हो गई, उसके लीगल हायर को, उसकी वाइफ को, किसी को भी अगर किसी और फैमिली मेंबर को मिलती है पेंशन तो ये अदर सोर्सेज होती है। लेकिन अगर उसको खुद को रिटायर्ड एम्प्लॉय को मिल रही है तो इस सैलरी में काउंट होगी। तो उसने कहा नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next question, question number 40. In the assessment year 2026-27, interest income from which of the following must be reported separately in schedule OS? अलग सेपरेटली शेड्यूल में इस इंटरेस्ट इनकम को आपको शो करना है, रिपोर्ट करना है। कौन से इंटरेस्ट को? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज के, कॉर्पोरेट बॉन्ड के, इन तीनों के इंटरेस्ट को आपको सेपरेटली डिस्प्ले करना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।